क्योंकि मैं छुटमलपुर में जन्मा हूँ। छुटमलपुर एक गांव है, अभी इस बार वो कस्बा बना है। अच्छा। ओके। और छुटमलपुर की पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी है। वो क्या है? वो ऐसे है कि एक लंबे समय तक एक वहाँ पर प्रधान, जो लंबे समय तक 17 साल तक जिन्होंने प्रधानी की, ठीक है। और एक सिंगल बात मुझे उनकी बहुत बुरी तरह हर्ट हुई, उन्होंने काम कराया नहीं कराया उससे अलग होके, बचपन की बात बता रहा हूँ, ये बात है 2010 के लगभग की। हमारे यहाँ एक रविदास मंदिर है, हम लोग सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखते हैं, उनको पूजते हैं, ठीक है। उनके विचारों पे चलते हैं। बेसिकली यही उनको पूजना है कि हम उनके विचार के पीछे खड़े होते हैं। ठीक है। तो जिनको प्रधान बनाया, पहली बार चुनाव के समय वो हमारे उस धार्मिक स्थल पे आई ठीक है। और वहाँ के आयोजन में शामिल हुई। उसके बाद 16 साल तक नहीं आई। आज वो जीवित है, सुनेंगे इस बात को आपके इंटरव्यू के माध्यम से। मेरे फादर ने एक दिन मुझे बात बताई, मुझे एहसास हुआ कि लोग कैसे बदलते हैं। फिर हमने तय किया कि जो हमारे लोगों का सम्मान नहीं कर रहा है उसको भी हम प्रधान नहीं रहने देंगे। अंत फैसला हुआ कि हम के खिलाफ जो कैंडिडेट स्ट्रांगली लड़ेगा हम उसको मत करेंगे, और फाइनली वो हार गई। जो दूसरा एक कैंडिडेट लड़ा, मैं तो बहुत छोटा था उस समय, अच्छा, मतलब मैं चुनाव की इतनी समझ भी नहीं रही होगी। अच्छा। ये 8 9 9 10 के करीब की बात बता। काफी फाइनली वो हारे। ओके। तो मुझे ये मतलब ना इंश्योर हुआ कि यार अगर कोई आदमी हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करेगा, हमारे महापुरुष सम्मान, तो उसको हम पॉलिटिकली पावरफुल नहीं होने देंगे। तो ये मैंने एक घटना आपको अपने उसकी लोगों बताई। की राजनीति भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, होनी भी चाहिए। अच्छा, बचपन मेरी पढ़ाई सारी छुटमलपुर के पास AHP इंटर कॉलेज है, वहाँ से हुई। ओके। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के लिए देहरादून चला गया। मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी लॉ वहीं से हुई, ओके। DAV PG कॉलेज। मेरे बहुत सारे साथी आज मंत्री और MLA हैं। हाँ, मगर मैं फिर वापस चला आया। मेरे फादर चाहते थे कि मैं LLM के लिए विदेश चला जाऊँ। मेरे फादर टीचर थे, प्राइमरी स्कूल से एज ए हेड मास्टर वो रिटायर हुए 2004 में। उनकी सबसे बड़ी पूंजी हम ही लोग हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पढ़ाया, सभी भाई बहनों को। तो मैं जाना चाहता था पढ़ने के लिए बाहर, क्योंकि उस समय साइबर क्राइम का बहुत स्कोप था। मेरे भैया हैं ताऊ जी के बेटे, वो इंजीनियर है। मेरे फादर ने उनसे बात की और उनका मन था कि मैं यहाँ से पढ़ने के लिए वहाँ चला जाऊँ। लेकिन अचानक से मेरे फादर बीमार हुए। खूब चर्चा के बाद, और जब हम उनको दिल्ली लेके आए, दिल्ली हार्ट एंड लंग्स हॉस्पिटल है कनॉट पैलेस पे, वहाँ उनको कैंसर डिक्लेयर कर दिया गया। फिर मैं लगभग 1.5 पौने 2 साल उनके साथ रहा। एक बेटे के लिए एक पिता हीरो से कम नहीं होता है, और मेरे पिता तो हीरो ही थे। मैंने कोई चीज़ मांगी और उन्होंने कभी ना कर दिया था, हुआ नहीं। उस समय उन्होंने जो मुझे सिखाया और जो मैंने देखा, हॉस्पिटलों को भी एक बार अच्छा अनुभव है मुझे कि किस तरह अमीर लोग जो हैं वो भर्ती भी हो जाते हैं, उनका अच्छा इलाज भी होता है, गरीब लोग अस्पताल के बाहर दम तोड़ देते हैं और डॉक्टर्स उनको देखने भी नहीं आता। ये भी मेरे जीवन का एक कड़वा अनुभव है। लेकिन 11 जनवरी 2013 वो रात, 10 तारीख की रात थी। मेरे फादर लास्ट टाइम मुझसे कह रहे थे कि चंद्रशेखर तुम भी चले जाओगे विदेश मेरे ठीक होने के बाद, वहाँ जाके पढ़ाई करके अच्छी जॉब भी वो कर लोगे, या अपना कोई तरह का एम्प्लॉयमेंट वहाँ जो है रोज़गार भी डेवलप कर लोगे, अब फैमिली भी हो जाएगी, सेटल हो जाओगे। लेकिन पता नहीं अपने देश में रह के कोई अपने देश के लिए कुछ करना क्यों नहीं चाहता। देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी हम लोग वहीं के वहीं हैं। हम लोगों का मतलब कि बुनियादी जो आबादी है, एक बड़ी आबादी, वो हर उसमें 70-80% उसके हालात ऐसे, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को सस्ता भोजन देते हैं। तो मैं इस बात को गंभीरता से, मैंने उनके साथ रहते बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा की। एक बहुत बड़ा दो मेरे बहुत अच्छे लॉजिक हैं, लॉजिक नहीं, वो बहुत सत्य है, जनता को धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे मेरी बात को सीरियसली लेंगे। पहला ये कि 14 अगस्त 1947 को हम लोग इस देश में अंग्रेजों के गुलाम थे, और 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए। लेकिन क्या 16 अगस्त 1947 को आर्थिक जो असमानता थी वो उसमें कुछ तब्दीली हुई? जो 14 अगस्त को जिसकी जेब में 100 रुपये थे, 16 अगस्त को 100 से कम तो ये होंगे, लेकिन कई लाख रुपए उसकी जेब में नहीं। इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि देखो गैर बराबरी बहुत ज़्यादा थी और बहुत सारे अधिकार नहीं थे, बहुत सारे अवसर नहीं थे, तो उस पर बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में भी ये कहा कि राजनीति में 1 वोट 1 वैल्यू, इससे राजनीति में बराबरी तो आ जाएगी, लेकिन जब तक भारत में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी रहेगी तब तक देश में समानता नहीं आएगी। हम सब लोगों को इसकी तरफ कदम उठाना चाहिए। सही बात है। तो आप ये सोचो, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद बड़े पैमाने पर अवसर मिले, आरक्षण और तमाम तरह की चीज़ें उसी का एक हिस्सा है। तो भारत में जो
सरकारी जॉब है वो 2% है। पहले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिला, उसके बाद 90 के करीब आके मंडल कमीशन में 27% आरक्षण ओबीसी को मिला। ये 2% नौकरियां हैं। भारत की आबादी 100% की 2% नौकरियां है सरकारी, 98% प्राइवेट सेक्टर है। सही बात है। तो क्या सरकार ने तत्काल किसी को जमीन, रोजगार, धन, कोई उद्योग इस तरह कुछ उपलब्ध कराया कि लोग अपने पैरों पर समानता के साथ खड़े हो जाएं? जिन पे कुछ नहीं था वो भारत की वो 14 अगस्त 47 को, उनको क्या दिया सरकार ने? सरकार ने उनके लिए संविधान के जरिए जो पॉलिसी में अवसर थे उन्हीं को देने का काम किया। तो आज भी बुनियादी रूप से लोग उतने सशक्त नहीं हो पाए, इसलिए और आज की सरकारें क्या कर रही हैं? वो कहती है कि नौजवानों को रोजगार देने का हमने ठेका नहीं ले रखा है, हम रोजगार के जिम्मेदार नहीं। तो आप ये बताओ, पिछले 75 सालों में आपने कितने लोगों को अपने पैरों पर खड़ा हुआ? आपको शर्म नहीं आती कहते हुए कि हम 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन देते हैं? अच्छा तो तब ये होता कि आप ये कहते कि 80 करोड़ लोग हमारे यहाँ इतने संपन्न हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को भोजन खिला सकते हैं, 1 टाइम का, 2 टाइम का। तो हम जो है ना अपनी कमियों पे ध्यान नहीं देते। हम बात करते हैं चांद पे जाने की, बुलेट ट्रेन की, लेकिन क्या हमारे यहाँ ट्रेन की व्यवस्था बिल्कुल अच्छी हो चुकी है? क्या हमारे यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर रोटी, कपड़ा, मकान और रहने के लिए ये जो मकान जिसकी मैं बात करूँ, सर पे ढकने के लिए छत, यानी कि पक्के मकान की व्यवस्था सबके लिए होगी? ये सच नहीं है। मैं इसकी जमीनी अच्छी सच्चाई को जानता हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।